नमस्ते दोस्तों, आज हम मशीन लर्निंग में हाइपर पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। हाइपर पैरामीटर्स ऐसे मान होते हैं जो ट्रेनिंग के पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। तीन सबसे सामान्य हाइपर पैरामीटर्स हैं: लर्निंग रेट, बैच साइज और इपॉक। ये ऐसे मान होते हैं जिन्हें आप खुद सेट करते हैं। इनके विपरीत पैरामीटर्स जैसे वेट और बायस मॉडल के हिस्से होते हैं और इन्हें मॉडल ट्रेनिंग के दौरान कैलकुलेट करता है। स्क्रीन पर लर्निंग रेट सेक्शन की तस्वीर दिखती है। लर्निंग रेट एक छोटी धनात्मक संख्या है जो ये तय करती है कि हमारा मॉडल कितनी तेजी से कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज होने का मतलब है कि मॉडल का लॉस कम होकर एक स्थिर मान तक पहुंच जाता है। ग्रेडियंट डिसेंट की प्रक्रिया में लर्निंग रेट यह तय करता है कि वेट और बायस में कितना बदलाव करना है। स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखता है जिसमें लॉस तेजी से नीचे आकर स्थिर हो जाता है। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, यह एक आइडियल लर्निंग रेट का उदाहरण है। इसमें मॉडल का लॉस शुरू के 20 चरणों में बहुत तेजी से कम होता है और फिर स्थिर हो जाता है, जिससे पता चलता है कि मॉडल कम चरणों में ही कन्वर्ज हो गया है। स्क्रीन पर एक और ग्राफ दिखता है जिसमें लॉस बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इस ग्राफ को देखिए, यहाँ लर्निंग रेट बहुत कम है। जब लर्निंग रेट बहुत कम होता है तो मॉडल को कन्वर्ज होने में बहुत ज्यादा समय और चरण लगते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर चरण के बाद लॉस में केवल छोटे छोटे सुधार होते हैं। स्क्रीन पर दो और ग्राफ दिखते हैं जिसमें एक में लॉस ऊपर नीचे हो रहा है और दूसरे में तेजी से बारिश रहा है। अब इन दोनों ग्राफ्स को देखते हैं। यह तब होता है जब लर्निंग रेट बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा लर्निंग रेट के कारण मॉडल कभी कन्वर्ज नहीं हो पाता। जैसा कि हम इस पहले ग्राफ में देख सकते हैं, लॉस का मान ऊपर नीचे उछलता रहता है और दूसरे ग्राफ में कुछ चरणों के बाद लॉस लगातार बढ़ता जाता है। स्क्रीन पर एक सवाल और 3 विकल्प दिखते हैं। तो एक सवाल: आदर्श लर्निंग रेट क्या है? 1 0.01। आदर्श लर्निंग रेट समस्या पर निर्भर करता है। सही जवाब है आदर्श लर्निंग रेट समस्या पर निर्भर करता है। स्क्रीन पर बैच साइज शीर्षक वाली तस्वीर दिखती है। अब हम बैच साइज के बारे में जानेंगे। बैच साइज एक हाइपर पैरामीटर है जो बताता है कि मॉडल वेट और बायस को अपडेट करने से पहले कितने उदाहरणों को प्रोसेस करेगा। बड़ी डेटा सेट के लिए हम पूरे डेटा सेट का उपयोग करने के बजाय बैच में डेटा का उपयोग करते हैं। स्क्रीन पर एक लॉस कर्व का ग्राफ दिखता है जिसमें नॉइज है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तरीका है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जिसमें एक बैच में केवल एक उदाहरण होता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसमें शोर नॉइज होता है, जिससे लॉस कभी कभी कम होने के बजाय BRH भी सकता है। स्क्रीन पर फुल बैच, मिनी बैच और एक इपॉक की तस्वीर दिखती है। एक और तरीका है मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। यह फुल बैच और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बीच का एक अच्छा तरीका है। इसमें हम कुछ उदाहरणों के ग्रुप को एक बैच मानते हैं और हर बैच के बाद मॉडल को अपडेट करते हैं। स्क्रीन पर इपॉक शीर्षक वाली तस्वीर दिखती है। अब बात करते हैं इपॉक की। एक इपॉक का मतलब है कि मॉडल ने ट्रेनिंग सेट के सभी उदाहरणों को एक बार प्रोसेस कर लिया है। उदाहरण के लिए, यदि एक ट्रेनिंग सेट में 1000 उदाहरण हैं और मिनी बैच का साइज 100 है, तो एक इपॉक पूरा करने में 10 चरण लगेंगे। स्क्रीन पर एक टेबल दिखती है। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, बैच के प्रकार के आधार पर वेट और बायस अलग अलग तरीकों से अपडेट होते हैं। फुल बैच मॉडल पूरे डेटा सेट को देखने के बाद अपडेट करता है। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मॉडल एक उदाहरण को देखने के बाद अपडेट करता है। मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मॉडल हर बैच में उदाहरणों को देखने के बाद अपडेट करता है। स्क्रीन पर एक सवाल दिखता है। अब एक और सवाल: बैच साइज का चयन कर